हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून टू एवरीबॉडी। कैसे हैं आप लोग? होप सो अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल लिंगा इंग्लिश क्लासेस में। तो जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था पिछले क्लास में, वर्ड मीनिंग्स दे करके मैंने आप लोगों को हिंट कर दिया था कि इस क्लास में आप लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज के क्लास में हम लोग पोइट्री सेक्शन का चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। जी हाँ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जिसका वर्ड मीनिंग मैंने आप लोगों को पहले दे दिया है। आपको बताया भी है कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ किसने लिखा है। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो कविता है, जो पोएम है, इसको लिखने वाले का नाम है वाल्ट विटमैन। जी हाँ, वाल्ट विटमैन। वाल्ट विटमैन का जन्म अमेरिका में हुआ है, इसलिए यह अमेरिकन पोएट कहे जाते हैं। वाल्ट विटमैन का जन्म कहाँ हुआ था? अमेरिका में हुआ था, इसलिए इनको अमेरिकन पोएट कहा जाता है। आपको बता दें कि इनका जन्म 31 मई 1819 यानी कि 31 मई 1819 में इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु 26 मार्च 1892 में हुई थी। जी, इनका जन्म 31 मई 1819, 31 मई 1819 और इनका मृत्यु 26 मार्च 1892 यानी 26 मार्च 1892 में इनका मृत्यु हुआ था। इनके पिताजी का नाम वाल्टर विटमैन था। सोचिए सोचिए, समझिए, और जो भी बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इसको अपने दिमाग में बैठाइए। हेलो हेलो, कहाँ देख रहे हैं? इधर इधर, यहाँ ध्यान, यहाँ लाइए, यहाँ ध्यान लाइए स्क्रीन पे। इनके पिताजी का नाम वाल्टर विटमैन था और इनकी माता का नाम वैन वेल्सर विटमैन। स्क्रीन पे देखिए ना, लिखा हुआ है, अगर स्पेलिंग में मिस्टेक हो रहा है तो देखिए। इनके माताजी का नाम वैन वेल्सर विटमैन। हिज फादर वॉज कारपेंटर, सो ही ऑल्सो स्टार्टेड वर्किंग एज कारपेंटर। आपको बता दें कि इनके पिताजी जो थे वो पेशे से कारपेंटर थे। इनके पिताजी पेशे से कारपेंटर थे, इसलिए इन्होंने अपना काम कारपेंटर से ही शुरू किया। इसलिए सबसे पहला जो काम इन्होंने शुरू किया था वो कारपेंटर। कारपेंटर का मतलब आप लोगों को पता है, कारपेंटर बढ़ई को कहते हैं। जी, आफ्टर दैट ही ऑल्सो वर्कड एज प्रिंटर, टीचर, एडिटर एंड वॉज वॉलेंटियर नर्स ड्यूरिंग द सिविल वॉर। आफ्टर दैट, उसके बाद, मतलब कारपेंटर का काम कर लिया, उसके बाद जब ये थोड़ा धीरे धीरे बड़ा होते गए तो ये शिक्षक भी बने, एडिटर भी बने और वॉलेंटियर, मतलब सिविल वॉर में वॉलेंटियर का मतलब होता है जो बिना तनख्वाह के वो सेवा करता है, बिना तनख्वाह पाए वो सेवा करता है, दैट इज़ कॉल्ड। तो सिविल वॉर में ये वॉलेंटियर का भी काम कर चुके हैं। आपको बता दें कि इस कविता को पढ़ने से पहले आपको एक बहुत बड़ी चीज़ की जानकारी लेनी होगी और वो ये है कि यह कविता कहाँ से लिया गया है। जी हाँ, आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? द लीव्स ऑफ ग्रास। ये क्या है? हम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पढ़ रहे थे, तो फिर इसमें द लीव्स ऑफ ग्रास कहाँ से आ गया? घबराइए मत, एकदम दिल थाम के बैठ जाइए। मैं आपको बता दूं कि द लीव्स ऑफ ग्रास ये कलेक्शन है। किस चीज़ का कलेक्शन है? कविताओं का कलेक्शन है। वाल्ट विटमैन के द्वारा लिखी गई कविताओं का संग्रह है और उस संग्रह को एक किताब में बना के रख दिया गया है। एक किताब में जो है वो पूरे एक किताब में उसको अच्छे से सीरियल वाइज करके उसको प्रकाशित कर दिया गया है और उस किताब का नाम दे दिया गया है द लीव्स ऑफ ग्रास। तो द लीव्स ऑफ ग्रास जो है वो अगर एग्ज़ाम में आएगा तो आपको बता दें कि द लीव्स ऑफ ग्रास क्या है? वॉल्ट विटमैन के कविताओं का संग्रह है, कलेक्शन ऑफ पोएम्स। किसके? वॉल्ट विटमैन के। पहली बार 1855 में प्रकाशित हुआ था। बता दें आपको कि वॉल्ट विटमैन मरते मरते तक इसमें इम्प्लीमेंटेशन करते रह गए, मतलब कि इसमें कविताएं जोड़ते गए जोड़ते गए जोड़ते गए जोड़ते गए। जैसे आपको बता दें कि हमारी मूवी धूम निकली थी पहले, फिर धूम निकली, फिर धूम 2 निकली, फिर धूम 3, ऐसे ही। तो एक धूम का एक सीक्वेंस होगा, उसमें अलग 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 पार्ट्स जुड़ते गए। तो एक किताब उन्होंने द लीव्स ऑफ ग्रास अपने कविताओं का कलेक्शन निकाल दिया। फिर जो नए नए कविताएं ये लिखते गए द लीव्स ऑफ ग्रास में ये ऐड करते चले गए, ऐड करते चले गए। इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जिनके बारे में मैं आप लोगों को बता दूं। इम्पॉर्टेंट वर्क्स,
मैं आप लोगों को बता दूं इनके द्वारा लिखी गई कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं, जिसमें पहला है लीव्स ऑफ ग्रास और दूसरा है ड्रम टैप्स। जी हाँ, ड्रम टैप्स। तो ये दो इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं थीं। तो आइए अब हम लोग बात करते हैं वॉल्ट व्हिटमैन के द्वारा लिखी गई यह कविता सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को इनके स्टेंजास के बारे में बात करते हैं कि इनके सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का जो कविता है, इस कविता का जो सबसे पहला लाइन है वो क्या मैसेज देना चाहता है आप लोगों को। तो मैं आपको बता दूं, चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो कविता है, इसमें कवि खुद में ही विश्वास दिखाते हैं। कवि एक यूनिटी को दिखाते हैं इस कविता में। इस कविता में कवि जो हैं वो एक विश्वास दिखाते हैं, औरों से ज़्यादा अपने आप में एक भरोसा दिखाते हैं, एक विश्वास दिखाते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। एक एक लाइन को, एक एक वर्ड्स को मैं समझाऊंगा और एक एक लाइन, एक एक वर्ड्स को आप लोगों को समझना है, क्योंकि ज़्यादा बेहतर तरीके से अगर समझेंगे तो ऑब्जेक्टिव्स आप लोगों को रटना नहीं पड़ेगा, यहीं से ऑब्जेक्टिव्स आप लोगों को रिमेंबर हो जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट लाइन ऑफ दिस पोएम। शुरू करते हैं हम लोग इस कविता का पहला लाइन। कवि कहते हैं कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल अज्यूम। सबसे पहला लाइन देखिए, स्क्रीन पे दिख रहा है। आई मतलब मैं, सेलिब्रेट मतलब जश्न मनाना, माई सेल्फ मतलब खुद से, एंड मतलब और, सिंग मतलब गाना, और माई सेल्फ मतलब भी खुद से। कवि कहते हैं कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, मैं खुद को खुद से सेलिब्रेट कर लेता हूँ, मना लेता हूँ, खुश रख लेता हूँ। एंड सिंग माई सेल्फ, कैसे खुश रख लेता हूँ? गा करके। मैं खुद को खुद के लिए खुद से गा करके अपने आप को मनोरंजित कर लेता हूँ। एकदम ध्यान से सुनिएगा, कवि को खुद से ज़्यादा किसी पे भरोसा नहीं है। कवि खुद में ही बहुत ज़्यादा भरोसा रखते हैं और कहते हैं कि आई डू नॉट नीड एनी काइंड ऑफ थिंग्स फॉर एंटरटेनिंग। मुझे किसी भी अलग दूसरे प्रकार की चीज़ों की ज़रूरत नहीं है मुझे एंटरटेन करने के लिए, मुझे मनोरंजित करने के लिए। इसलिए आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, इसलिए मैं खुद से खुद को गा करके खुद को सेलिब्रेट कर लेता हूँ। एंड वॉट आई अज्यूम यू शैल अज्यूम, और कवि कहते हैं कि मुझे लगता है कि जो मैं अज्यूम करता हूँ, जो मैं सोचता हूँ, जो मैं मानता हूँ, वही आप लोग भी सोचते होंगे, वही आप लोग भी मानते होंगे। फॉर एवरी एटम। ऐसा क्यों भाई? क्या भाई ऐसा क्यों? मतलब ये कैसे संभव है कि वॉट आई अज्यूम यू शैल अज्यूम, मतलब कह दिए हो गई बात। अजी नहीं, ऐसे थोड़ी ना होता है कि जो आप सोचोगे वही मैं भी सोचूंगा, ऐसे नहीं होता है। आखिर बात क्या था? What was the reason behind this line? इस लाइन को कहने के पीछे रीज़न क्या था? इस लाइन को कहने के पीछे वॉल्ट व्हिटमैन का बहुत बड़ा रीज़न था, बहुत बड़ा रीज़न था। क्या रीज़न था? अगले लाइन में देखिए स्क्रीन पे। हेलो, कहाँ देख रहे हैं? देखिए स्क्रीन पे। फॉर एवरी एटॉम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू। ओहो, कवि कह रहे हैं कि अरे भाई, जो मैं सोचता हूँ, जो मैं मानता हूँ, वही आप भी सोचोगे, वही आप भी मानोगे, क्योंकि मेरे शरीर का एक एक खून का कतरा, मेरा शरीर जिन जिन अणुओं से मिल करके, परमाणुओं, जिन जिन एटॉम से मिल करके बना है, मुझे लगता है कि आप लोगों का शरीर भी, आप लोग भी उन्हीं सारे अच्छे चीज़ों को मिलने से बने होंगे। यानी कि मेरे शरीर का निर्माण जिन जिन चीज़ों से हुआ है, उन्हीं चीज़ों का निर्माण उन्हीं चीज़ों के द्वारा आप लोगों के शरीर का भी निर्माण हुआ होगा। भाई पॉसिबल, एकदम सही बोल रहे हैं। हमारे अंदर खून है, आपके अंदर पानी है क्या? काट के देख लो, चेक कर लो, पानी नहीं है ना? अरे नहीं, काटना मत, मैं मजाक कर रहा था। हमारे अंदर खून है, आपके अंदर भी खून है।
कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा खून लाल है और आपका खून काला और पीला है। देखिए कितना दूर से कवि हम लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस लॉकडाउन में मैं ये चैप्टर पढ़ा रहा हूँ और इस वक्त तो इसको समझने की ज़रूरत है। इस वक्त तो यह चैप्टर मेरा पढ़ाने का जो ये तरीका है, जिन जिन लोगों तक अगर ये पहुँचे उन सारे लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि ये वॉल्ट व्हिटमैन आज के कई 100 साल पहले जो बात उन्होंने कही है, आज हमें वो बात मिल करके दिखाना है कि नहीं वो बात सही है। इन्होंने कहा है कि हम पूरा मानव जनजीवन, हम पूरा मानव जनजाति एक हैं। हमारे शरीर का खून भी लाल है और आपके शरीर का खून भी लाल है। और जब हमारे शरीर का खून लाल है, आपके शरीर का खून लाल है, हमारा शरीर जिन तत्वों से मिलकर बना है उन्हीं तत्वों से मिलकर के आपका शरीर बना है, तो फिर हम अलग और आप अलग कैसे हो गए। तो हमारे सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के कवि वॉल्ट व्हिटमैन का यही कहना है कि हम भले ही नाम अलग अलग हो, चेहरे अलग अलग हो, लेकिन हम हैं तो सिर्फ एक ही। तो हमें यूनाइट होने के लिए इस चैप्टर से संदेश मिल रहा है। आइए आगे चलते हैं, कवि क्या समझाना चाहते हैं अपने अगले पंक्ति में। अगले पंक्ति में कवि कह रहे हैं कि आई लोफ एंड इनवाइट माई सोल। आई लोफ एंड इनवाइट माई सोल। लोफ का मतलब मैंने लिखवाया था वर्ड मीनिंग में वांडर। वांडर का मतलब भटकना। इनवाइट का मतलब भी मैंने आप लोगों को बताया था, इनवाइट का मतलब आमंत्रित करना। सोल का मतलब आत्मा होता है, SOUL। नहीं पता है तो लिख लेना कॉपी पे, SOUL, सोल। सोल का मतलब आत्मा। कह रहे कि मैं भटकता रहता हूँ इधर उधर। आई लोफ एंड इनवाइट, और भटकने के साथ साथ मैं अपनी आत्मा को आमंत्रित करता हूँ, मैं बुलाता हूँ अपनी आत्मा को। एंड आई लीन एंड लोफ एट माई ईज ऑब्जर्विंग अ स्पीयर ऑफ समर ग्रास। कवि कहते हैं कि आई लीन, लीन का मतलब मैंने आप लोगों को बताया था, झुक जाना। लोफ का मतलब तो अभी अभी बताया है। तो कवि कहते हैं कि मैं कभी कभी झुक जाता हूँ, इधर उधर देखता रहता हूँ, भटकता रहता हूँ। और पता है सबसे बड़ा चीज़ क्या है, मैं ऑब्ज़र्व करता हूँ। मैं गर्मी के दिनों में आप देखे होंगे जो घास होता है ना, वो घास का जो ऊपर का चोकीला, स्पेयर का मतलब होता है चोकीला, नोकीला। तो घास जो होता है वो थोड़ा टाइट हो जाता है और ऊपर में घास का ऊपर वाला जो हिस्सा होता है काफ़ी नोकीला हो जाता है। खाली पैर चलोगे तो हल्का हल्का बहुत मीठा मीठा चुभता है। तो ये कह रहे कि मैं इस गर्मी के दिनों में वो जो घास है उसके उस ऊपर वाले स्पेयर पार्ट्स को, जो नोकीला पार्ट है, उसको मैं देखता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ। माई, अगला स्टेंजा में कवि समझा रहे हैं कि माई टंग एवरी एटम ऑफ माई ब्लड फॉर्म्ड फ्रॉम दिस सॉइल दिस एयर। मेरा ज़ुबान मेरे शरीर के खून का एक एक कतरा, फॉर्म्ड फ्रॉम दिस सॉइल एंड दिस एयर, इसी हवा और इसी मिट्टी से मिल करके बना है। यही मिट्टी जो घास उत्पन्न कर रही है, यही हवाएं जो अभी मुझे महसूस हो रही है, इन्हीं हवाओं और इन्हीं मिट्टी से मिल करके हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। हमारे शरीर के खून का एक एक कतरा का निर्माण हुआ है। मतलब कहाँ, ये अमेरिका के हैं तो अमेरिका के हवाओं और अमेरिका के मिट्टी के बारे में बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। बॉर्न हियर ऑफ पेरेंट्स। आहा, क्या बात है। अगला स्टेंजा तो कनेक्शन दिखा रहा है, देखो ना बुआ, जबरदस्त कनेक्शन है। बॉर्न हियर ऑफ पेरेंट्स, बॉर्न हियर फ्रॉम पेरेंट्स एंड द सेम एंड देयर पेरेंट्स द सेम। मतलब समझ रहे हो, मतलब तुम्हारा जन्म भी यहीं हुआ, तुम्हारे पेरेंट्स का जन्म भी यहीं हुआ और तुम्हारे पेरेंट्स के पेरेंट्स का भी जन्म यहीं हुआ। मतलब तुम्हारे पिताजी का, तुम्हारे दादाजी का और तुम्हारे परदादा जी का। मतलब एक अजीबोगरीब कनेक्शन है इस मिट्टी से, इस हवाओं से। तो कवि कह रहे हैं कि
एक ज़बरदस्त कनेक्शन है हमारा इस मिट्टी से, इन हवाओं से। मेरा जन्म, मेरे पिताजी का जन्म, मेरे पिताजी के पिताजी का जन्म, उनके पिताजी यानी कि दादा, पिता और परदादा के बारे में बात हो रही है। इसी मिट्टी में उन लोगों ने जन्म लिया है। एंड आई नाउ 37 ईयर्स ओल्ड इन परफेक्ट हेल्थ बिगिन। और अब मुझे देखो, मैं भी 37 साल का हो चुका हूँ। मैं भी, मतलब यानी कि इससे पता चलता है कि कवि जब ये लिख रहे थे तो उस समय कितने साल के होंगे, 37 ईयर्स ओल्ड। जी याद रखिएगा, पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर। आई नाउ 37 ईयर्स ओल्ड इन परफेक्ट हेल्थ बिगिन। मैं 37 साल का, अभी मैं 37 साल का हूँ। मैं ठीक हूँ, गुड हूँ, वेल हूँ, फिट हूँ, फाइन हूँ, अंदर से भी काफ़ी फिट हूँ। होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ, क्या उम्मीद कर रहा हूँ, कि मरते दम तक इसी तरह स्वस्थ रहूँगा। टिल डेथ। अगला लाइन ध्यान देने वाली बातें हैं। क्रीड्स एंड स्कूल्स इन एवियंस। क्रीड्स एंड स्कूल्स इन एवियंस। ध्यान दीजिएगा, कवि क्या कह रहे हैं इन लाइनों में। कवि कह रहे हैं कि जो स्कूलों में यहाँ पे SCHOOLS है और क्रीड्स का मतलब शायद मैंने लिखवाया था वर्ड मीनिंग में, धार्मिक विचारधाराओं के बारे में बात हो रही है। क्रीड का मतलब धार्मिक, स्कूल्स का यहाँ पे स्कूल का मतलब विद्यालय नहीं, विचारधारा। तो क्रीड्स एंड स्कूल्स इन एबियंस, क्रीड्स एंड स्कूल्स इन एबियंस का मतलब है कि धार्मिक विचारधाराएं को मैं भुला देना चाहता हूँ। एवियंस का मतलब उनको मैं भुला देना चाहता हूँ। रिट्राइंग बैक अ वाइल सफिसाइट एट व्हाट दे आर बट नेवर फॉरगेटन। ये कह रहे हैं कि वो इतनी ज़्यादा हमारे ऊपर हावी है, इतनी ज़्यादा, इतने काफ़ी तरीके से हमारे ऊपर हावी है कि हम उसको चाह करके भी भुला नहीं पा रहे हैं और ना ही हम उसको भुला सकते हैं। आई हार्बर फॉर गुड और बैड। मेरे अंदर एक बहुत बड़ी बात है और वो सबके अंदर होनी चाहिए। मैं अच्छा और बुरा सब में विश्वास रखता हूँ। सबको पता है कि इस धरती पे हर चीज़ का दो पहलू है। अगर रात है तो दिन है, अगर हंसना है तो रोना है, अगर सुख है तो दुख है, अगर हेड है तो टेल है, अगर आगे है तो पीछे है, आग है तो पानी है। तो कहने का मतलब है कि कवि अच्छा और ख़राब दोनों में विश्वास रखते हैं। हार्बर का मतलब विश्वास रखना, मैंने लिखवाया था। सो कवि कहते हैं कि आई हार्बर फॉर गुड और बैड, दोनों में, और सबको रखना चाहिए। आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हज़ार्ड। क्या बात है, हज़ार्ड का मैंने जो वर्ड मीनिंग था वो मैंने हज़ार्ड का वर्ड मीनिंग आप लोगों को लिखवाया था और बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल भी दिया था। मेरे कमेंट बॉक्स में एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर आपने हज़ार्ड का ऐसा एग्जाम्पल दिया है कि मेरा 10,000 का मोबाइल जो है उस एग्ज़ाम्पल के डर से गिर के फूट गया। तो खैर मुझे पता है कि आप मजाक कर रहे थे। और चलिए यहाँ वापस आते हैं। आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हज़ार्ड। ये कह रहे हैं कि परमिट, मुझे आज़ादी है, मुझे स्वतंत्रता है, मैं स्वतंत्र हूँ किसी भी कंडीशन में बोलने के लिए। चाहे कोई भी परेशानी हो, कोई भी खतरा हो, हर उस पड़ाव पे मुझे खड़ा होकर के बोलने की आज़ादी है और मैं बोलता भी हूँ और दुनिया के हर इंसान को बोलना चाहिए। क्योंकि कहा गया है कि पाप करने वाला जितना गुनहगार होता है उससे कई गुना ज़्यादा पाप को सहने और पाप को देखने वाला गुनहगार होता है। आप देख रहे हैं यहाँ गुनाह हो रहा है और आप आवाज़ नहीं उठा रहे हैं तो उसको देखने वाला भी उतना ही गुनहगार होता है। अगला स्टेंजा, लास्ट लाइन है, आप ज़रा इस पर फोकस करिएगा। कह रहे हैं कि नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी, आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हज़ार्ड। ये बोलने की ताकत आती कहाँ है उनको? अपनी मूल ऊर्जा जो है वो उनको प्रकृति से मिलती है। नेचर विदाउट चेक विद ओरिजिनल एनर्जी, उनका जो ओरिजिनल एनर्जी है, उनका जो मूल ऊर्जा है, वास्तविक जो उनका ऊर्जा है ना, वो उनको कहाँ से मिलता है? तो उनको उस प्रकृति से मिलता है। प्रकृति जैसे स्वतंत्र है, नेचर क्या है? स्वतंत्र है, किसी के अंडर में नहीं है। तो जैसे वो प्रकृति स्वतंत्र है, वहाँ से उनको वो ऊर्जा मिलती है कि ये भी स्वतंत्र हो जाते हैं और किसी भी अच्छे या बुरे पे सवाल खड़ा कर देते हैं और कहीं पे भी
किसी भी खतरे के सामने डट के सामना करते हैं और खड़ा होकर के ये आवाज़ उठाते हैं। ये कहते हैं कि हम अलग नहीं हैं, हम एक हैं, पूरी मानवता एक है, हम लोगों को एक होना चाहिए, हम लोगों को यूनाइट होना चाहिए, हम लोगों को एकता में भरोसा रखना चाहिए। सो आई गॉट अनकंट्रोल्ड प्रिमिटिव फोर्स बाय नेचर। ये कह रहे हैं कि मुझे ये अनकंट्रोल्ड फोर्स, ताकत जो मिलता है ना, ये नेचर से मिलता है और आप लोगों को भी प्रकृति से ये ताकत मिलेगी। कवि आप लोगों को कह रहे हैं, जी आप लोग जो श्रोतागण हैं, जो आप लोग सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, मुझे लगता है कि लिटरेचर आप लोग पढ़ें तो इसको अपने जीवन में, इसको अपने लाइफ में अमल करें। केवल एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको पढ़ें, ये कदापि उचित नहीं है। आपको मैंने बार बार बताया है कि जो हमारा एग्ज़ाम होता है ये दो तरह का होता है। एक एग्ज़ाम जो हम क्षण भर के लिए देते हैं, जैसे 10th का एग्ज़ाम, 11th का, 12th का, और एक एग्ज़ाम हमारे ज़िंदगी का एग्ज़ाम होता है। तो ठीक है, आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, आंसर्स, ऑब्जेक्टिव्स आप एग्ज़ाम में दे लोगे, लेकिन असली एग्ज़ाम, असला जो मेन एग्ज़ाम है वो तो आपका ज़िंदगी का एग्ज़ाम है। कोशिश करो कि ज़िंदगी के एग्ज़ाम को भी पास करें, उसमें भी फर्स्ट आएँ। और ज़िंदगी के एग्ज़ाम में फ़र्स्ट होने के लिए आपको इस पोएम, जो लिटरेचर के पोएम्स आप पढ़ते हैं, इन सारे पोएम्स को केवल किताब और एग्ज़ाम और नंबर्स तक ही नहीं, बल्कि इनको अपने जीवन में भी लागू करना होगा। तो इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर जो है वो समाप्त हुआ। और फाइनली मैं आपको बता दूं कि कवि के कहने का मतलब ये था कि आप यूनाइट हो, एक हो, पूरा मानव जाति एक है, कहीं से कोई भी अलग नहीं है, क्योंकि आपका भी खून लाल है और हमारा भी खून लाल है। जय हिंद, जय भारत। तो इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर जो है वो समाप्त हुआ।